नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका की सत्ता में बदलाव हो रहा है। जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही अपनी कैबिनेट बना ली है और कई फैसले लेना भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन्हें लागू तब किया जाएगा जब सत्ता हाथ आ जाएगी। ट्रंप ईरान को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाने की तैयारी में है, तो इजरायल को लेकर भी उनके पास प्लान है। लेकिन ट्रंप के मिडिल ईस्ट के प्लान को सऊदी और यूएई ने फेल करने की तैयारी कर ली है। तो कैसे ट्रंप राज में अमेरिका के दोस्त बनेंगे दुश्मन, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। नेतन्याहू की बड़ी मुश्किलें, हमास के हमले पर हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भेजे हथियार, हिंदुस्तान को चिंता। और चलते चलते में देखेंगे अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स के सामने आई बड़ी मुसीबत को। तो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो दुनिया में शांति लाएंगे, लेकिन उनका प्लान क्या है किसी को नहीं पता। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सत्ता संभालेंगे और सत्ता संभालने से पहले ही उनके प्लान को फेल करने की तैयारी इस्लामिक देशों ने कर ली है। तो रूस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध तभी रुकेगा जब ऐसा समझौता होगा जिसमें रूस के हित सुरक्षित होंगे। फिलहाल ट्रंप को सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब और यूएई की तरफ से दिया गया है। दरअसल ट्रंप एक बार फिर से ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। ट्रंप इससे पहले जब राष्ट्रपति थे तो भी उन्होंने ईरान पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए थे और इस बार भी उन्हीं नीतियों पर चलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ट्रंप को इस बार ना तो सऊदी अरब का साथ मिलता दिखाई दे रहा है और ना ही यूएई का, बल्कि ये दोनों ही देश ईरान से दोस्ती करने की तैयारी में है। सऊदी का रुख तो ईरान को लेकर बेहद नरम दिखाई दे रहा है। ट्रंप की जीत के बाद सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक भी हुई थी, जिसमें ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जरा अरीफ को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में सऊदी, यूएई जैसे देशों ने न केवल इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखाई, बल्कि ईरान के साथ भी खड़े दिखाई दिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सम्मेलन में इजरायल के खिलाफ खुलकर ईरान का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायल पर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वो ईरान की संप्रभुता का सम्मान करे और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन ना करे। सऊदी अरब और यूएई दोनों ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के सख्त कदम उठाने के बारे में विचार करते हैं तो इस बार ट्रंप को उनका साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में ट्रंप के लिए ईरान पर अधिकतम प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और उनका ईरान को अलग थलग करने का एजेंडा फेल होना तय माना जा रहा है। वैसे बता दें कि जब इजरायल के ईरान पर हमले को लेकर खबरें आ रही थी तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल को धमका रहे थे कि अगर वो हमला करता है तो ईरान की तेल रिफाइनरी और परमाणु संयंत्रों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो दूसरी तरफ ट्रंप इजरायल को उकसा रहे थे कि ये मौका मुश्किल से मिला है, इजरायल को चूकना नहीं चाहिए, ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला जरूर करना चाहिए। साफ है ट्रंप की नीतियां इस बार कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि अब अमेरिका के सहयोगी धीरे धीरे कर उसका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे इजरायल के पीएम नेतन्याहू पर आए बड़े संकट की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था, जिसमें इजरायल के 1200 नागरिकों की जान चली गई थी। इसके बाद से इजरायल ने गजा और फिर लेबनान पर जबरदस्त हमले किए। इजरायल के हमले में इन दोनों देशों में करीब 50,000 लोगों की जान जा चुकी थी। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे पूरा इजरायल ही हिल गया है। दरअसल अभी तक ये माना जा रहा था कि हमास का हमला इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की सबसे बड़ी चूक थी, जबकि हकीकत कुछ अलग ही है। हमास हमला करने वाला है, इसकी खबर नेतन्याहू तक पहुंच चुकी थी। 7 अक्टूबर की सुबह ही उनके शीर्ष जनरलों ने चेतावनी दी थी कि सीमा पार सैकड़ों हमास के सदस्य इजरायली सीमा में घुसकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और यह हमला काफी बड़ा होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में इजरायली पीएम नेतन्याहू के पूर्व सैन्य सचिव मेजर जनरल एवी गिल ने पीएम पर आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर को पीएम और उनके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच में जो लगातार बातचीत हुई थी उसके रिकॉर्ड को मिटा दिया गया है। इस साल की शुरुआत में पीएम कार्यालय छोड़ने वाले गिल ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर अपनी बात रखते हुए कहा था कि उनके और पीएम नेतन्याहू के बीच में हुई बातचीत की डिटेल बदली हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम के सहयोगियों ने दबाव में या फिर जानबूझकर इन कॉल लॉग्स में हेराफेरी की है। साफ है नेतन्याहू ने सूचना की अनदेखी की और इजरायल के लोगों की जान को संकट में डाल दिया। इस खुलासे से नेतन्याहू मुश्किल में फंस गए हैं। इस मामले में सबसे पहले नेतन्याहू के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ से पूछताछ की जा रही है।
क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने दबाव में आकर 7 अक्टूबर के दिन के कॉल लॉग्स में बदलाव किया है। नेतन्याहू पहले से ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। 2 दिसंबर को कोर्ट में पेशी है और कोर्ट नेतन्याहू के खिलाफ कोई भी बड़ा फैसला सुना सकता है। लेकिन उससे पहले जो खुलासा हमास के हमले को लेकर हुआ है, उससे पूरे इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से की लहर देखी जा रही है। तो दूसरी तरफ नेतन्याहू इस गुस्से को शांत करने के लिए गजा और लेबनान पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। लेबनान पर तो इस बार जो हमला हुआ उसमें स्वास्थ्य कर्मी ही निशाना बना लिए गए। इजराइल की ओर से लेबनान में स्वास्थ्य आपातकालीन सुविधा केंद्र पर हवाई हमला किया गया, जिसमें 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई। हमले के वक्त 20 स्वास्थ्य कर्मी वहां मौजूद थे। हालांकि हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और अब अगली खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से हालात तेजी से बदल रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि हालात खराब होते जा रहे हैं। एक समय हिंदुस्तान के साथ करीबी रिश्ते निभाने वाला बांग्लादेश अब उसे दुश्मन मानने लगा है। बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने में जुटा है और अब खबर आई है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से गोला बारूद का शिपमेंट बांग्लादेश भेजा जा रहा है। यहाँ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश का लगभग 90% बॉर्डर हिंदुस्तान से मिलता है, तो थोड़ा हिस्सा म्यांमार से लगा हुआ है। ऐसे में आखिर बांग्लादेश को अचानक ही हथियार खरीदने की जरूरत क्यों पड़ गई, और वो भी पाकिस्तान से, जिसे वो शुरुआत से ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने के गोले, टैंक गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे। इस डील के तहत पहली खेप अब पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंच गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह की डील बहुत आम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को हिंदुस्तान समर्थक माना जाता है। वहीं मौजूदा सरकार में शामिल बीएनपी और जमाते इस्लामी पाकिस्तान के करीबी हैं। बांग्लादेश के हथियार खरीद पर हिंदुस्तान की चिंता भी सामने आ रही है। गार्जियन की रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने उन चिंताओं को उजागर किया जो हिंदुस्तान को दोनों देशों के बीच नए संबंधों से हो सकती है। चटगांव और मोंगला बांग्लादेश में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन ये दोनों 5 दशकों से पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है। अब अगर पाकिस्तानी जहाज सीधे चटगांव आएंगे तो इनके जरिए भारत में विद्रोही समूहों तक हथियार पहुंचने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और चलते चलते में देखेंगे अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स के सामने आई बड़ी मुसीबत को। भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जून 2024 में 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन तब से अब तक वो वापस नहीं आ पाई और अब उनके सामने बड़ी मुसीबत आ गई है, जिससे नासा भी टेंशन में दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में दरार आ गई है और कम से कम 50 जगहों पर लीकेज की समस्या है। हालांकि ISS में पिछले 5 साल से हल्का लीकेज जारी था, लेकिन अब वो कई गुना बढ़ गया है। दरअसल नासा की एक जांच रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसमें पता चला है कि ISS पर खतरा मंडरा रहा है। नासा का कहना है कि स्पेस स्टेशन से बड़ी मात्रा में हवा निकल रही है, जो कि खतरे की घंटी है। साथ ही सुनीता विलियम्स समेत यहाँ के अंतरिक्ष यात्रियों की भी जान पर बनी हुई है। सबसे पहले लीकेज स्पेस स्टेशन में डॉकिंग पोर्ट तक जाने के लिए बनाई गई सुरंग या वेजदा मॉड्यूल से शुरू हुई थी। ISS के इस हिस्से का कंट्रोल रूस के हाथ में है, लेकिन इस लीकेज के पीछे असली वजह क्या है, इस पर नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है। CNN के मुताबिक नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉबी कैबाना ने बताया कि स्पेस एजेंसी ने इस लीकेज को लेकर चिंता जाहिर की है। कैबाना ने कहा कि लीकेज को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाना कुछ समय के लिए तो राहत दिला सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। अमेरिका का कहना है कि ये सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले 2019 में लीकेज का पता चला था। इसके बाद अप्रैल 2024 से रोज 1.7 किलो की दर से हवा लीक होने लगी। इस खतरे को टालने के लिए नासा ने कुछ कदम उठाए हैं। वहीं ISS में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को भी अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।